हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपने पार्ट सी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब। देखो बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है पंजाब का वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स वो बहुत हाई है और इसलिए इसको ग्रीन बाउल भी कहा जाता है, ग्रीन बाउल ऑफ इंडिया, फूड बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो एग्रीकल्चर का, वो पंजाब में कैसे हुआ है, कितनी तरह का जो है नेचर क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पंजाब में, डायमेंशन कितना उसने कवर किया हुआ एग्रीकल्चर ने, ट्रेंड्स क्या रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में? पंजाब के। ठीक है बेटा, इसमें हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, क्या फ़ायदे हैं इसके, डायमेंशन कितना कवर किया हुआ है, इनपुट बेसिस पे, आउटपुट बेसिस पे, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्रॉपिंग स्कीप है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कारण हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के, अचीवमेंट्स क्या हुई, डिफेक्ट्स क्या हुए, सजेशन क्या हुआ है। कहने का मतलब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स क्या हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशन दिए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है। तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ पंजाब के चैप्टर में। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या कह रहा है ये। कहता है कि पंजाब इज़ चीफली एन एग्रेरियन स्टेट, 20% ऑफ टोटल इनकम ऑफ पंजाब कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखो वो बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हमारी इनकम आती है, मोस्टली 20% जो इनकम है हमारी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। नियरली 79% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन इज़ डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। बता रहा है कि जो 79% पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। पंजाब शेयर इन सेंट्रल पूल ऑफ वीट एंड राइस इज़ 109.6 एंड 77.3 लाख टन रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा, जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे वीट और राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो जब वीट की बात करें तो 109.6 लाख टन मिलता है इसका पर ईयर और 77.3 लाख टन किस में मिलता है? राइस में। ठीक है, सो अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए ऑब्वियस सी बात है किस पे डिपेंड होंगे हम? एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। पंजाब इज़ ऑल्सो कोल्ड फूड बाउल ऑफ इंडिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको हम फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैन बी स्टेड अंडर फॉलोइंग हेड्स। तो देखो फूड बाउल क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, इसलिए इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये अदर स्टेट्स में भी क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है अपने क्रॉप्स को। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैन बी स्टडी अंडर फॉलोइंग हेड्स। पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, किस तरह का नेचर है एग्रीकल्चर का, डायमेंशन कितना एरिया कवर किया हुआ है, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है उसमें अब आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, किस तरह से करते हैं, जैसे पुराने टाइम में क्या करते थे, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए ट्यूबवेल वगैरह यूज़ करते थे, उससे पहले नदियों से पानी लेकर आना, और आजकल तो सब कुछ किससे हो गया है? इलेक्ट्रिकली हो गया है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए बताया गया है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो एग्रीकल्चर का क्या नेचर है उसके बारे में बताया गया है। हमने बता दिया जो इकोनॉमी ऑफ पंजाब इज़ एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और 20% हमें इनकम कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर से मिलती है। ठीक है, तो डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ पैरामीटर ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन पंजाब। तो कैसा एग्रीकल्चर है हमारा? डेवलप्ड एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन पंजाब हैज़ रेज्ड एट टॉप मोस्ट लेवल। देखो टॉप मोस्ट लेवल पे है तो भी बात है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पंजाब इज सरप्लस एग्रीकल्चरल स्टेट। सरप्लस एग्रीकल्चरल स्टेट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जो अपने स्टेट में तो पूरा कर ही लेती है। ठीक है, यानी कि अगर फूड की डिमांड है तो अपनी एग्रीकल्चर की वजह से अपने स्टेट में तो पूरा कर ही लेती है, इसके साथ साथ वो क्या करती है, बाकी जो आपकी स्टेट है वो उसको भी आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन पंजाब डिपेंड ऑन 2 क्रॉप्स, वीट एंड राइस। ये मैंने आपको बता दिया, मोस्टली यहाँ पे 2 जो क्रॉप्स है वो सबसे ज़्यादा होती है, वीट एंड राइस। प्लांट डिजीज़, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड डिक्रीजिंग साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स आर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अब कुछ हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे बीमारियाँ जल्दी लग जाती है पौधों को, आप सब जानते हैं ना, प्लांट डिजीज़ हो जाते हैं,
फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जा रही है, और जो लैंड होल्डिंग है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब क्या बन रहा है, यहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर भी लोग जो है वो अपना बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, रहने के लिए घर बना रहे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्ट्स मेक इट क्लियर। फर्स्ट, हम जो एग्रीकल्चर नेचर की बात करें, फर्स्ट है हमारा मॉडिफाइड टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। कहने का मतलब ये है कि जो हम नेचर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है पंजाब में मॉडिफाइड टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे डेवलप एग्रीकल्चर है, तो डेवलप का मतलब क्या है कि हम जो टेक्निक है पुरानी टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं, नई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। इन पंजाब मॉडिफाइड टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर आर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, हम मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, HYV सीड्स होते हैं हमारी, जो हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, 100% इन वीट एंड 19% इन राइस कल्टीवेशन। हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं ना, उसमें हम वीट में तो 100% करते हैं और राइस में कितने करते हैं, 98%। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह का हम प्रॉपर यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स का, वीडिसाइड्स का, फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो हम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह करें उनका प्रॉपर यूज़ करें। ये मतलब ये है कि एक्सेस यूज़ भी नहीं करते और लेस यूज़ भी नहीं करते। मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही तरह की क्रॉप नहीं लगाते, अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाते हैं, इससे फर्टिलिटी बनी रहती है किसकी, सॉइल की। देन आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है कि जब हम एग्रीकल्चर जो करते हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन जो हम एग्रीकल्चर का करते हैं सिर्फ इसके लिए नहीं कि फूड क्रॉप्स ही उगाए जाए, हम कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाते हैं जो हम सेल कर सकें आगे। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप कहने का मतलब है वीट और राइस तो क्या हो गया, हमारे फूड से रिलेटेड हो गई। कमर्शियल क्रॉप्स भी यूज़ करते हैं जिसको हम बाहर सेल कर सकते हैं। इन पंजाब फार्मिंग इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ लिविंग बट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है ना, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं कि बस ज़रूरतें पूरी कर ली, प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी हम करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हैज़ रिजल्टेड इन कमर्शियल फार्मिंग की वजह से ही एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो पाया है। अभी कुछ रेशो बता रखे हैं, 75 76 में 61 था, वो बढ़ गया है 299 हो गया है, लाख टन हो गया 2003-04 में, सब बताया हुआ है कि धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी आर सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स। हमने कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी के बारे में बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा है। वो क्या करते हैं कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल करने का काम जो है ना, ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स के बिहाफ पे वो सेल कर देते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, ये कौन करते हैं, हमारी कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन पंजाब इज सोल्ड थ्रू कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। ओके, कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी क्या होती है बेटा, कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी वो होती है जो मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनी होती, वो फार्मर्स की मदद करती है ताकि जो मार्केट में जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनको अच्छे से सेल किया जा सके और जो फार्मर है उसको अच्छे से क्या मिल सके, जो उसने मतलब उसकी मेहनत का फल वाली बात। ठीक है, पूरा मिलना चाहिए, यानी मिडल मैन बीच में नहीं होता। फिर आती है बात करते हैं हम इसकी डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। डिपेंडेंट एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हम किन चीज़ों पे डिपेंड है। ठीक है, तो वीट एंड राइस आर टू मेन क्रॉप्स। हम मेनली किस पे डिपेंड है, वीट और राइस पे हैं। ठीक है, टोटल सोन एरिया इन पंजाब इज 82 लाख हेक्टेयर। हम सिर्फ वीट एंड राइस ही उगाते हैं। राइस एंड वीट हैज़ 59 लाख एंड रेस्ट ऑफ एरिया लाइज। उसके अलावा जो एरिया बच जाता है हमारा, टोटल सोन एरिया हमारा 82 लाख, 59 लाख पे तो सिर्फ हम राइस एंड वीट ही ग्रो करते हैं, और जो बाकी का एरिया बच जाता है उसमें हम कॉटन, शुगर केन और पल्सेस भी ग्रो करते हैं। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप भी है, जैसे कमर्शियल क्रॉप जो हम सेल कर सकते हैं, शुगर कैन, कॉटन एंड तंबाकू इज़ फार लेस देन फूड क्रॉप। तो फूड क्रॉप में हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जो हम प्रोडक्शन करते हैं सबसे ज़्यादा किसका करते हैं, फूड क्रॉप्स का करते हैं। ओके, फिर आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो नेचुरल सोर्सेज मिले हैं उसका हम प्रॉपर यूज़ करते हैं। ठीक है, लैंड एंड वाटर आर टू नेचुरल सोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर इन पंजाब, बोथ दिस रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूज। दोनों का ही बहुत अच्छे से हम यूज़ करते हैं। फिर आता है डेवलप्ड एग्रीकल्चर। डेवलप्ड एग्रीकल्चर का मतलब मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ पे क्या किया जाता है, न्यू मॉडिफाइड टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो पंजाब हैज़ डेवलप्ड एग्रीकल्चर पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट एंड राइस इन पंजाब इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया। तभी तो उसको फूड बाउल कहा गया है, क्योंकि इसमें राइस और वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज़ 3952 kg एंड वीट इज़ 5017 kg। ओके,
जो कि इंडिया के जो वीट, अगर अब बात करें वीट और राइस की, उससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें इंडिया में कितनी है 2416 फॉर वीट एंड 3145 फॉर राइस। बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखो अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि मोरली जो इंडिया में पंजाब में जितने भी हैं 79% के आसपास, वो किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो वही बात करें, नियरली 80% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। डायरेक्टली का मतलब होता है वो खुद ही फार्मिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, और इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वीट राइस का, उसको फर्दर, जैसे कि वीट से आप वो बना रहे हो, वीट से आप क्या बना रहे हो, फ्लोर बना रहे हो या कुछ और चीज़ बना रहे हो, आटा वगैरह बना रहे हो, राइस से कुछ और बना रहे हो, तो उन सब के बारे में बात की गई है कि डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हम डिपेंड किस पे हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो 55% टोटल पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और जो रिमेनिंग है वो इनडायरेक्टली डिपेंड सारे किस पे हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर पे हैं। एट हार्वेस्टिंग टाइम एंड सोइंग टाइम देर इज़ अ एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ लेबर, कभी कभी लेबर की कमी आ जाती है। सो लार्ज नंबर ऑफ लेबर फ्रॉम यूपी एंड बिहार केम टू पंजाब। तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन तो इतना ज़्यादा पर लेबर की कमी है, इसलिए हमें बाहर से लेबर इम्पोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 35 लाख वर एज ऑनर्स एंड 2 लाख वर एज वर्कर इन दिस एरिया। ठीक है, किस में है, एग्रीकल्चर में इतने लोग लगे हुए हैं। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पंजाब के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तब सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट है या सबसे ज़्यादा अगर बोले कंट्रीब्यूशन है, शेयर है, वो किसका है, हमारे एग्रीकल्चर का ही है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पंजाब इज़ 37%। ओके, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पंजाब इज़ 20.65%। कहने का मतलब क्या है कि पंजाब में कितना दे रहा है, वो 37% दे रहा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पंजाब में 20.65% दे रहा है। देखो पहले जो 93-94 की बात करें तो इनकम ऑफ पंजाब थी 30250 करोड़, अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज 13870। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। पहले कितना था, 13,870 करोड़, और अब कितना हो गया है, 30,250। ठीक है, तो एक ये रेशियो बताया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है बेटा कि भाई आपको ये सब कुछ याद करना है, नहीं, सिर्फ एक समझने वाली बात ये है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो बात की है, कंट्रीब्यूशन किसका है, हमारे एग्रीकल्चर का है। ठीक है, इनफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनफ करते हैं, इतना करते हैं कि सरप्लस होता है, हमारे लिए तो यूज़ हो ही जाता है, और हम बाकी स्टेट में भी क्या कर पाते हैं, इसका हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, बाकी स्टेट में भी हम इसको दे पाते हैं। इनफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो पंजाब शेयर इन द टोटल परचेज ऑफ वीट एंड राइस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज 52% एंड 49% रिस्पेक्टिवली। अब धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर वही बता रहा है कि पंजाब रिड्यूस 11% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, पंजाब ऑक्यूपाई बेयरली 1.6% ऑफ द कंट्री। During 1966 and 2004, the production of food grain in Punjab increased 6 times, while in India production of food grains increased 2 times. देखो एक डेट दे रखी है, आप ध्यान से देखोगे तो 1966 और 2004। तो देखो बेटा 1966 से पहले जो है ना इतना अच्छा नहीं था एग्रीकल्चर पंजाब में। क्यों इतना अच्छा हुआ है, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उसी की बात की गई है कि 1966 के बाद जो पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। क्यों, 6 टाइम ज़्यादा हो गया, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी इंडिया में हुआ है, बट इंडिया का निकाले तो प्रोडक्शन बढ़ा है 2 टाइम्स, और पंजाब का कितना बढ़ गया है, 6 टाइम। ठीक है, द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। किसकी वजह से हुआ है, सब कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा HYV सीड्स का यूज़ करना था, इसके अलावा आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई थी, आर्टिफिशियल रेन, बहुत कुछ है इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन से। इसके बाद ही जो है हमारा एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, मतलब बात की जाए तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हुई है। अब देखो इसका जो 9 पॉइंट है नेचर ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें क्या है, बेसिस ऑफ इंडस्ट्री। तो देखो इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड कौन करवाता है, ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमें किसके थ्रू मिलता है, एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है। तो इंडस्ट्री लाइक शुगर, राइस, कॉटन, गेनिंग, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा डिपेंड लार्जली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट। तो जो हमने पढ़ा था कि जो पंजाब में डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो भी किस पे डिपेंड है, मोस्टली
हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। तो द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इन रोपड़ एंड होशियारपुर नेट सोन एरिया कॉन्स्टिट्यूट 97% एंड 64% रिस्पेक्टिवली ऑफ टोटल एरिया। तो ये कुछ बताए गए हैं आपको डिस्ट्रिक्ट की किस में कितना परसेंट है, जैसे फरीदकोट में, बठिंडा में, इन सब में बताया हुआ है कि जो एग्रीकल्चर है वो कितनी कितनी परसेंटेज है। जैसे रोपड़ में बता दिया 98 है, बठिंडा में बता दिया 90% है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, राइस एंड वीट की होती है, ठीक है। जो कॉटन है वो भी प्रोड्यूस किया जाता है पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, वीट एंड राइस। फिर आता है डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। डायमेंशन की बात की गई है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या डायमेंशन है हमारा, हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हमने एरिया कितना बढ़ाया हुआ है, डायमेंशन कितना है हमारा किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हम क्या क्या इनपुट यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और कौन कौन से आउटपुट है किसके, एग्रीकल्चर सेक्टर के। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट की बात करें तो मेन एग्रीकल्चर इनपुट्स आर, देखो इनपुट्स का क्या मतलब है, यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो देखो इरिगेशन का यूज़ करते हैं, इरिगेशन समझते हो ना, पानी प्रोवाइड करवाना फसलों के लिए, ठीक है। इरिगेशन का यूज़ करते हैं। इरिगेशन में भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि वेल्स का यूज़ करना, कुओं का, कैनल्स का यूज़ करना, ट्यूबवेल का यूज़ करना, कोई अदर रिसोर्सेज है उसका यूज़ करना। तो इन सब के बारे में बात की गई है किसमें, इरिगेशन में। तो आप इरिगेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन इज़ एवरीथिंग इन इंडिया। वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लैंड बिकॉज वैन लैंड इज़ इरीगेटेड विद वाटर इट्स फर्टिलिटी इंक्रीज 6 टाइम। तो बताने की कोशिश कर रहा है कि लैंड होना ही ज़रूरी नहीं है, वाटर फैसिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कोशिश क्या करें, इंक्रीज़ इन इरीगेटेड एरिया। तो हम क्या चाहते हैं कि हम इरिगेशन के थ्रू इरीगेटेड एरिया बढ़ाएं। तो जितना हम सिंचाई की बात करें, हमें क्या करना है, जितनी ज़्यादा अच्छे से सिंचाई होगी, जितना हमारे पास इरीगेशन फैसिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा हमारी क्या हो गया, जो क्रॉप्स होगी वो उस प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो ड्यू टू इंक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटी इरीगेटेड एरिया हैज़ इंक्रीज, ओके। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो देखो 1965-66 में जो हमारा एरिया था, परसेंटेज ऑफ नेट एरिया अंडर कल्टीवेशन, वो 56 था, और अब 2013-14 में हमारा जो एरिया है वो कितना हो गया, 99.5। यानी कि हम कोशिश करें कि हर जगह हम इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकें। सो इस हमें फिगर से पता भी चल रहा है, टेबल से, कि जो एरिया अंडर इरीगेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मीन्स ऑफ इरिगेशन के, हम किस किस तरह से इरिगेशन करते हैं। तो वेल्स, कैनल्स, ट्यूबवेल्स, अदर सोर्सेज, इन सब की मदद से हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ठीक है। देखो वेल से, कुओं से भी पानी मिलाते हैं, सब जगह से पानी लेकर ही आते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे क्या है, सोर्सेज, जैसे वेल्स हो गए, कैनल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए। खेतों में ट्यूबवेल्स आपने सबने देखे हैं, और कुछ अदर सोर्सेज भी है जिनसे हम पानी जो है सिंचाई के साधन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेल से आप सबको पता ही है, पास्ट टाइम में यूज़ होता था, आजकल इतना यूज़ नहीं होता, आजकल ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ होते हैं। कैनल्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारे कैनल्स है, जो देखो बेटा जो उस पर बना दिए जाते हैं, इन बांध वगैरह पे हम कैनल बनाते होते हैं ना यूज़ करने के लिए उनका पानी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन कैनल्स के नाम याद रख सकते हो, जैसे भाखड़ा मेन कैनल है, अपर बाड़ी दोआब कैनल है, बीकानेर कैनल है, सिरहिंद कैनल है, बीस्ट दोआब कैनल है। तो सिर्फ एक कैनल्स की बात की गई है कि ये जो कैनल्स हैं इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल्स के बारे में आप सभी को पता ही है, इलेक्ट्रिकल चलते हैं, और जो होता है बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं इसमें ग्राउंड वाटर का यूज़ करते होते हैं, है ना। और क्या होता है इसमें ट्यूबवेल्स में कि आपने बटन ऑन किया, मशीन चलती है ट्यूबवेल्स, और फिर पूरे खेतों में आराम से आप सिंचाई कर पाते हैं, है ना। अदर सोर्सेज में बता रहा है कि कभी कभी पानी की बहुत कमी हो जाती है तो हम टैंक्स वगैरह मंगवा कर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब बता रहा है कि कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन इरीगेटेड एरिया। इरीगेटेड एरिया क्यों बढ़े हैं, क्योंकि देखो हमने बताया स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हमने पंजाब इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, कि ये 5 रिवर से मिलके बनी हुई, जो 2 रिवर्स था वो तो पाकिस्तान में चली गई, और अभी भी 3 रिवर है, जिसमें झेलम, चेनाब, ये सारी मतलब नदियाँ हैं। अगर नदियाँ ज़्यादा होंगी तो वैसी बात है पानी ईजिली मिल जाएगा। कैनल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे सारा साल नदियाँ बहती है, नदियाँ बहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कैनल्स भी होंगे, तो सॉइल सॉफ्ट रहेगी, डिगिंग कॉस्ट जो होगा कैनल का वो कम होगा, क्योंकि सॉफ्ट जगह है तो डिगिंग खोदने में आसानी होगी, तो इरिगेशन फैसिलिटी ईजिली मिल जाएगी, लैंड फर्टाइल रहेगा, पानी इतनी ज़्यादा उसकी नीड नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा,
ऑब्वियस है कि कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी, जो इरीगेटेड एरिया वो इन सब की वजह से होता है। जो रेन वाटर है वो भी ईजिली एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वो फर्टाइल है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चीप है, नंबर ऑफ़ ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हम इरिगेशन फैसिलिटी वो हमें ईजिली मिल जाती है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम हाई यील्ड वेराइटीज़। देखो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ में क्या बात की थी हमने, मैंने बोला था आपको कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ना उच्च क्वालिटी कह सकते हैं, हाई क्वालिटी के सीड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे पहले हम जो सीड्स यूज़ करते थे उसमें क्या होता था, आधे ख़राब हो जाते थे, फसल ख़राब हो जाती थी। अब हम हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और किसकी वजह से आया ये सब? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आया, ठीक है। सो HYV सीड्स हैव बीन यूज्ड इन पंजाब सिंस 65-66, और ये 65-66 किसकी वजह से हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। सो इन द बिगिनिंग द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड HYV सीड्स एट कंसेशनल रेट। तो धीरे धीरे जो पहले गवर्नमेंट थी कि हम सीड्स का अच्छे से यूज़ कर पाएँ, बहुत महंगे सीड्स आते थे तो कंसेशन दे देती थी। अब क्या हो रहा है, ये नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अगर मान के चलो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, तो हाथ में पैसा आएगा, तो हम सीड्स वो परचेज़ कर सकते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, बाजरा, मेज़ हम HYV सीड्स का यूज़ करते हैं। HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ओके। अब देखो इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ा है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का। देखो 71 में ही हमारी जो वीट थी वो इतनी थी 1589, राइस 130, ये 49। अब देखो 2014-15 की बात करें तो वीट 1589 से 3505 हो गई है, वो 130 से 2894 हो चुके हैं, 49 से 126। तो बता रहा है कि जो HY सीड्स है उसका हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है। फिर आता है प्लांट प्रोटेक्शन। देखो प्लांट प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हमने बताया कि क्या यूज़ करते हैं हम, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम इसको बीमारियों से बचा सकें। डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर जो हम पढ़ रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इसका जो 7th पॉइंट है वो है हमारा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कि हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट तो क्या यूज़ कर रहे हैं। तो देखो अब हम नई हमने पढ़ा था ना इसमें पंजाब में कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, मॉडिफाइड, है ना। तो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर हो गए, फिर हमारे थ्रेशर्स हो गए, कंबाइन हार्वेस्टर्स हो गए, ये सारी मशीन्स हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा सारा जो एग्रीकल्चर है वो मैकेनाइज हो चुका है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जहाँ तक फर्टिलाइज़र्स की बात कर रहे हैं तो हम कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं जो क्या बोलते हैं सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखें, ठीक है। सो द लैंड लॉसेस फर्टिलिटी ड्यू टू कांस्टेंट कल्टीवेशन। अब देखो फसल उगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे लैंड की जो फर्टिलिटी वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसको रिकवर कर सकते हैं हम किसकी मदद से, फर्टिलाइज़र्स की मदद से। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है कि आप एक ही क्रॉप बार बार नहीं उगा रहे हैं, अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं, HYV सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में, ताकि हमारी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो बनी रहे, ठीक है। अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र्स की, तो जो पंजाब में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र, उसका नाम है नाइट्रस फास्फोरस, ठीक है। जो नाइट्रोजन फास्फोरस है वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किस एज अ फर्टिलाइज़र। अब तक जो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट। तो इनपुट में क्या था, जो जो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, जैसे हमने बताया था हम इरीगेशन फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि HY सीड्स वगैरह का यूज़ करा है, तो हमने इनपुट के बेस पे बताए थे सब कुछ। अब हम किसके बेसिस पे बता रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब, आउटपुट के बेसिस पे, ठीक है। सो दिस कैन बी स्टडीड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। इनपुट की बात कर चुके हैं, हम आउटपुट की बात कर रहे हैं कि कितना क्या ग्रो हो रहा है। तो फर्स्ट देखो आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एरिया अंडर द सेम हैव बीन इंक्रीज इन पंजाब में बहुत बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था हम HYV सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, इरीगेशन फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटपुट होगा एग्रीकल्चर का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर टेबल की बात करें तो जो आउटपुट था हमारा फूड ग्रेन्स का वो 7305 था, और जब 2014-15 में कितना हो गया 26,703। तो कहने का मतलब ये है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमने इनपुट यूज़ किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उसकी वजह से हमारा आउटपुट
इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है बेटा। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द बर्थ टेबल द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड एरिया अंडर हैव बीन इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। पटियाला जिससे अब बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हर चीज़ में क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो ही रहा है। अब सेकंड पॉइंट देखो, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखो आप बात की गई थी प्रोडक्टिविटी की, ये तो हम सब जानते हैं कि इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर की बात की गई है, ठीक है। तो अगर मोर प्रोडक्टिविटी होगी तो उसका मतलब मोर क्वांटिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है ये तो। और पंजाब किस में ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, वीट राइस में, ठीक है। मोस्टली वीट राइस में करता है। इसके बाद मेज़, कॉटन और शुगर कैन भी इंक्लूड है, ठीक है। अगर हम एरिया अंडर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ ही हुआ है। सो द एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज़ इंक्रीज, द नेट एरिया सोन एंड टोटल क्रॉप एरिया हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड। तो कहने का मतलब है कि 71 से लेकर अब तक जो हम देखते हैं उसमें जो हम एरिया की बात करें वो भी धीरे धीरे हमारा इंक्रीज़ ही हो रहा है, ठीक है। और देखो अगर बात करें कि हमारा नेट एरिया एग्रीकल्चर का क्या होता है, वो होता है हमारा नेट एरिया सोन प्लस एरिया सोन मोर देन वंस। तो जितना हम एरिया सोन हमने किया और ऐसा एरिया जो हम एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो देखो अगर बात करें 1970-71 में तो ये 5031 था और 2013-14 में 5036 हो गया है। और हमारी जो क्रॉप एरिया है वो भी बढ़ा है, 5678 से कितना हो गया, 7848। तो बेटा देखो इतना सब कुछ याद करने की नीड नहीं है इसमें, बस इसमें आपको मेनली ये बताने की कोशिश की गई है कि जो एरिया अंडर एग्रीकल्चर है तो एज़ पर अगर बात करें कि पासेज ऑफ टाइम जो हमारा एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ ही हुआ है, ठीक है। सो हम डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात तो कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कि कौन कौन से हमने ट्रेंड यूज़ किया है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो ड्यू टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज, ये हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा ही। अब कौन सा ट्रेंड यूज़ किया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए उसकी बात की है। फर्स्ट है क्रॉपिंग स्कीम और सेकंड है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो क्रॉपिंग स्कीम नाम से क्लियर हो रहा है, क्रॉपिंग स्कीम हमने एक ऐसी स्कीम लगाई होगी जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी हो वो बढ़े। और ग्रीन रेवोल्यूशन तो हम सब जानते हैं कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है ना, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरी इंडिया में। बट इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो पॉजिटिव इफेक्ट वो किस पे पड़ा है, पंजाब पे, ठीक है। सो क्रॉपिंग स्कीम में हम क्या करते हैं, हम दो क्रॉप्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको पता हो तो एक होती है हमारी खरीफ फसल और एक होती है हमारी रबी फसल, ठीक है। तो क्रॉप्स ऑफ पंजाब दो तरह की होती है, जिसको खरीफ फसल को हम सोनी फसल भी कहते हैं और रबी फसल को हम हाड़ी फसल भी कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह के क्रॉप्स हमने डिवाइड कर दिया है अपने जो हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हमने दो क्रॉप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है हमारी खरीफ फसल और दूसरी हमारी रबी फसल, ठीक है। तो जो अगर खरीफ की बात करें तो जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, देखो ये जो खरीफ और रबी फसल की बात की गई है वो किसके बेस पे की गई है, टाइम पीरियड के बेस पे कि कौन सी फसल हम कब सोन करते हैं, ठीक है, कौन सी क्रॉप हम कब उगाते हैं। अगर बात करेंगे तो ये इसके बेस पे ही हमने क्या किया है, खरीफ और रबी फसल को डिवाइड किया। तो क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग समर, जो समर में अगर हम बोते हैं, ठीक है, जून टू अगस्त, और हार्वेस्टेड और कटिंग होती है उनकी विंटर में, सितंबर टू दिसंबर में, उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। अगर हम रबी फसल की बात करें तो इससे अपोजिट, दीज क्रॉप्स आर सोन अगर बोई जाती है अक्टूबर टू नवंबर में एंड हार्वेस्ट की जाती है मार्च टू मई में। तो अगर बात करें खरीफ फसल की तो उसके एग्जांपल है राई, ज्वार, बाजरा, मेज़, कॉटन, ये सारे क्या होते हैं, आप जून टू अगस्त में इनको सोन करते हैं और इनकी कटिंग कब करते हैं, विंटर सीजन में। और रबी में उल्टा होता है, अक्टूबर नवंबर में आप इनको सोन करते हैं और इनकी कटिंग कब करते हैं आप, मार्च टू मई में। एग्जाम्पल्स है रबी फसल के वीट, बार्ली, ग्राम एंड ऑयल सीड्स। आई होप इन सब के बारे में आपको पहले से पता है कि जो खरीफ फसल कौन सी होती है और रबी फसल कौन सी होती है, हमने 10th में भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है। अगर यूज़ ऑफ क्रॉप की बात करें कि हम जो क्रॉप का किस तरह से यूज़ करते हैं, तो दो तरह की क्रॉप है। तो यूज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो क्रॉप्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेनली फूड क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। तो देखो जो पंजाब है वो फेमस तो मोस्टली फूड क्रॉप्स के लिए है, बट ये हमने पढ़ा था कि कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाता है, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स की बात करें तो वीट, राइस, मेज़, पल्सेस, ये सारी चीज़ें भी फूड क्रॉप्स में आती हैं।
जो मोस्टली कौन उगाता है, पंजाब में मोस्टली इन्हीं फसलों को उगाया जाता है। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको भी उगाता है पंजाब, पर लेकिन एज़ कम्पेयर टू फूड क्रॉप्स ये बहुत कम क्वांटिटी में उगाई जाती है, ठीक है। सो फूड क्रॉप्स जो है वो किस क्वांटिटी में उगाई जाती है, लार्ज क्वांटिटी में। तो द क्रॉप्स मीन फॉर ह्यूमन कंजप्शन आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। तो फॉलोइंग आर मेजर फूड क्रॉप्स। मैंने बताया आपको वीट है, तो राइस होगी, तो जो वीट थी वो हमारी कौन सी फसल थी, जो वीट थी वो हमारी रबी फसल में आती है, और जो राइस है हमारी वो खरीफ क्रॉप में आती है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बात करें तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो वीट का हमारा कपूरथला में होता है। और अगर राइस की बात करें तो जो राइस है उसमें हमारा पंजाब इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा अगर राइस की बात करें प्रोडक्शन की तो 7th रैंक पे आता है पंजाब, ठीक है, ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा जो मेज़ हो गई, पल्सेस हो गई, बार्ले हो गई, ग्राम हो गई, बाजरा हो गया, ये सब भी हमारी फूड क्रॉप्स में आता है। बट अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो मोस्टली हम किसका फसल उगाते हैं, मोस्टली हम करते हैं वीट एंड राइस की, ठीक है बेटा। तो अगर बात की जाए मेन क्रॉप्स की वो हमारी वीट एंड राइस है। इसके अलावा फूड क्रॉप्स हम बार्ले, ग्राम, बाजरा, मेज ये सब भी हम प्रोड्यूस करते हैं, इन सबको भी हम सोन करते हैं, बट लेकिन इतना नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कमर्शियल और कैश क्रॉप्स की। तो देखो कमर्शियल और जो कैश क्रॉप्स होती है वो यूज़ के लिए की जाती है, किसके लिए, जो हमारा जो मेन मोटिव होता है उसका मोटिव होता है हमारा कमर्शियल मोटिव होता है। कहने का मतलब वो किससे रिलेटेड होता है, प्रॉफिट अर्निंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो द क्रॉप्स विच आर सोन फॉर द कमर्शियल पर्पस आर कॉल्ड कमर्शियल क्रॉप। जो फूड क्रॉप्स थी वो तो किस लिए थी, यूज़ करने के लिए थी, ठीक है, हमारी नीड्स पूरी करने के लिए। अब जो कमर्शियल पर्पस क्रॉप्स होती है वो किसके लिए होती है, ताकि हम कुछ अर्न कर सके प्रॉफिट, ठीक है। तो शुगर केन की बात की गई है, इट्स सोन इन फरवरी टू अप्रैल की शुगर केन भी होती है हमारे इसमें, गन्ना, ठीक है। फिर कॉटन की बात की, ये खरीफ क्रॉप है, मेनली बताया गया है हमें कि जो कॉटन है वो भी उगाया जाता है पंजाब में, ठीक है। और कहाँ कब होता है, अप्रैल टू जून में किया जाता है, ठीक। उसके अलावा बताया कि अमेरिकन कॉटन, देसी कॉटन, ये भी जो है मेन सोन इन पंजाब में इनको उगाया जाता है। अमेरिकन कॉटन इज़ मेनली ग्रोन इन बठिंडा, फरीदकोट, फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बेटा ये बहुत डिटेल में, इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मेन कहने का मतलब ये है कि जो कमर्शियल क्रॉप में अगर आपको याद रखने वाली बात है तो ये है कि जो शुगर केन है, कॉटन है, ऑयल सीड्स हैं, ये भी कहाँ उगाई जाती है, पंजाब में उगाए जाते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब के बारे में पढ़ा है कि जो एग्रीकल्चर है पंजाब में वो किस तरह से है, कौन सा ट्रेंड यूज़ किया जा रहा है, जो पंजाब में एरिया कितना कवर किया हुआ है एग्रीकल्चर ने, क्या डायमेंशन है, कौन सी हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो इन सब के बारे में पढ़ा है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसके क्या क्या कॉजेज़ थे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पंजाब पर, और इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो और आप इसको अच्छे से समझ के अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।